हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की और लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताया था। आज मैं बाकी तीनों सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस आपको बताने वाला हूं, जिसमें सेकंड नंबर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस टाइप के जो सोल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम एसीटेट CH3COONA, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो कोरस्पोंडिंग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन होती। हम लोग जानते हैं सारे सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसको मैं फुल आयनाइज फॉर्म में लिखूंगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो इसको भी मैं फुल आयनाइज फॉर्म में लिखूंगा। ऐसा लिखने से दोनों साइड सोडियम आयन कैंसिल कर रहा हूं और मेरा नेट आयनिक इक्वेशन बन जाएगी एसीटेट आयन प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इस टाइप के सोल्ट्स में एनायन वाटर से इंटरेक्ट करता है, वाटर के H पॉजिटिव को क्लब करके वीक एसिड बनाता है और वाटर के OH नेगेटिव को रिलीज करता है। इसलिए इन सॉल्यूशन की जो रिजल्टेंट नेचर मानी जाती है वो बेसिक नेचर मानी जाती है, और क्योंकि यहां एनायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है इसलिए इस हाइड्रोलाइसिस को एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की, जिसको हम KH से डिनोट करते हैं, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की बात करूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आएगा। हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये रहे अपॉन रिएक्टेंट, वाटर सॉल्वेंट है, यहां आता नहीं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में KH की वैल्यू आ जाती है इस तरह से। अगर मैं वाटर का आयनिक प्रोडक्ट लिखता हूं H positive OH negative, then ionic product of water, as you all know, is the product of the concentration of H positive and OH negative. That becomes equation number second. और क्योंकि इसमें वीक एसिड बना है और मुझे एक रिलेशनशिप बताना पड़ता है वीक एसिड का के कांस्टेंट का KH के साथ में, तो अगर मैं इस वीक एसिड को इस तरह से आयनाइज करूं और इसका K का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो आप सबको आता है एसिटेट आयन मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड। आप देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको इक्वेशन नंबर अपन थर्ड कह देते हैं। अब अगर मैं KW को KA से डिवाइड करूं, KW को KA से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एसीटेट आयन, ऊपर आ जाएगा OH नेगेटिव आयन, सॉरी ऊपर आ जाएगा OH नेगेटिव आयन, एसिटिक एसिड, और नीचे आ जाएगा CH3COO नेगेटिव। आप देख पा रहे हैं ये वही एक्सप्रेशन बन गया जो मेरा KH का एक्सप्रेशन था, ऊपर एसिटिक एसिड एंड OH नेगेटिव आयन और नीचे एसिटेट आयन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि आप KW से को वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 4 बोल रहा हूं। ये तो बात हो गई KH के एक्सप्रेशन की। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की। अब हम बात करते हैं सेकेंड वेरिएबल की, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जिस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसी तरह से सोल्ट का वो एक्सटेंट जितना वो हाइड्रोलाइसिस में जाएगा उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। दोबारा उस इक्वेशन को लिख रहा हूं, नेट इक्वेशन को, एसिटेट आयन प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव आयन। अब मेरे बात आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग में 1 मोल है, 0 मोल 0 मोल, इक्विलिब्रियम तक आते आते जैसे आप लिखते थे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा,
यहां पर बस सिंबल चेंज कर दिया, अल्फा की जगह मैं क्या ले रहा हूं H। क्यों? क्योंकि मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपको बता रहा हूं, जिसको H से डिनोट करते हैं। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है मेरा। और अगर मैं लिखता हूं KH तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इससे एक C से एक C कैंसिल हो जाता है बच्चों, और मेरा एक्सप्रेशन आ जाता है H2C अपॉन 1 माइनस H। इसको आप एक्सप्रेशन नंबर 5 बोल दीजिएगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्योंकि ये रिएक्शन मोस्टली बैकवर्ड की तरफ जाती है तो फॉरवर्ड जाने का एक्सटेंट इसका बहुत कम होता है, यानी कि H की वैल्यू बहुत ही कम होगी 1 के कंपैरेटिवली। तो मैं 1 माइनस H की जगह पे 1 लिखकर इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट एक्सप्रेशन में चेंज कर दूंगा, और मेरा जो नेट एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा H2C। यहां से मेरे H की वैल्यू आती है √KH/C। इस तरह से मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाल सकता हूं। वो अलग बात है, आपको H की वैल्यू पता है तो आप H की वैल्यू की जगह पर KW/KA/C इस तरह से भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 8 नंबर एक्सप्रेशन कहता हूं। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट। फिर हम बात करने वाले हैं पीएच कैलकुलेशन की और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को निकालने की। अगर मुझे H पॉजिटिव आयन चाहिए तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास OH नेगेटिव आयंस हैं, तो पहले मैं OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से किस तरह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालूंगा, आइए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अपने थर्ड पॉइंट की, दैट इज पीएच कैलकुलेशन। मैं बात कर रहा हूं अपने थर्ड पॉइंट की, दैट इज पीएच कैलकुलेशन। अब मेरे बात ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको लिख के दिया इसकी कंसंट्रेशन 1 माइनस HC है, एसिटिक एसिड की HC और OH नेगेटिव की HC है। तो यहां से इसको उठाते हैं अपन। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है H इंटू सी, और H की वैल्यू क्या है KW/KA इंटू सी, सॉरी डिवाइडेड बाय C इंटू सी। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी KA, रूट से रूट कैंसिल, ऊपर आ जाएगा C, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, OH नेगेटिव की। पर क्योंकि मुझे पीएच निकालनी है इसलिए मुझे चाहिए क्या, H पॉजिटिव। आप लोग अच्छी तरह जानते हो किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो क्या मैं H प्लस निकालने के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को OH नेगेटिव से डिवाइड कर सकता हूं, तो KW डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज KW इंटू C अपॉन √A KA। तो बेटा एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, तो यहां मेरी वैल्यू आती है KW, ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से मैं H पॉजिटिव निकाल सकता हूं, √KW इंटू K अपॉन C। इस तरह से मेरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और जैसे ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाती है, मैं फोर्थ पॉइंट में पीएच की कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन तो लिख ही दिया, तो पीएच कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, H पॉजिटिव इज इक्वल टू रूट ऑफ KW इंटू KA/C। तो दोनों साइड माइनस लॉग ले रहा हूं 10 बेस, तो ये माइनस लॉग ऑफ, क्या मैं रूट की जगह पावर 1/2 लिख सकता हूं, और लॉग का रूल होता पावर आगे आ जाती है टर्म, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या हो गया बेटे, पीएच हो गया। मैंने क्या किया इस एक्सप्रेशन का, दोनों साइड माइनस लॉग ले लिया, तो यहां भी माइनस लॉग, यहां भी माइनस लॉग। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव तो सबको पता है क्या होता है, पीएच। और जब ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस हाफ log ऑफ KW माइनस हाफ log ऑफ KA, और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ log C। तो यानी कि ऐसे सोल्ट की पीएच, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइनस log ऑफ KW 14 के बराबर होता है, 14/2 7, 7 के बाद में इसको माइनस log ऑफ KA को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस PKA/2 प्लस हाफ log C। यानी कि इस टाइप के सोल्ट सॉल्यूशंस की पीएच का फॉर्मूला ये होता है। इसको आप नंबर 8 दे देना और इसको आप नंबर 9 दे देना। इस फॉर्मूले से मैं अगर
मुझे वीक एसिड का के दे दे या पीके दे दे और सोल्ट की कंसंट्रेशन दे देगा तो मैं इसकी पीएच निकाल सकता हूं। मैथमेटिकली साफ पता लग रहा है 7 प्लस समथिंग, तो 100% इसकी जो पीएच आएगी वो पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, यानी कि ये जो सोल्यूशन होंगे ये रिजल्टेंट कैसे होंगे, ये होंगे बेसिक नेचर के सोल्यूशन। ऐसे सोल्ट को हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस और सोल्यूशन बन जाता है बेसिक। आइए हम बात करते हैं थर्ड टाइप के सोल्ट की, जिसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस दोनों ही वीक मेंबर से आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केसेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ, थर्ड कैटेगरी में जा रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका एग्जांपल ले रहा हूं, वीक एसिड एंड वीक बेस। मैंने क्या बोला था आपको, सोल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए नेगेटिव पार्ट के साथ H जोड़ के देखो, एसिडिक एसिड। कैसा एसिड है, वीक एसिड। पॉजिटिव आयन के साथ में क्या जोड़ के देखो, OH नेगेटिव आयन जोड़ के देखो, क्या बना, NH4OH। कैसा है, वीक बेस। तो क्या मैं कह दूं अमोनियम एसीटेट जो सोल्ट है जो मैंने लिखा है, क्या वो वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। अब मैं अगर इसको हाइड्रोलाइज करता हूं तो बेटे एक तो बन जाएगा वीक एसिड एसिटिक एसिड और एक बन जाएगा वीक बेस। भाई आप जानते ही हैं जिन एसिड बेस को मिलाने से सोल्ट बनता है, सोल्ट को हाइड्रोलाइज करने पर वापस वो एसिड बेस मिल जाते हैं। एक चीज खास ध्यान देने वाली है इसमें कि यहां कोई भी फ्री H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं बना। और दूसरी बात, क्योंकि ये दोनों वीक मेंबर हैं तो किसी को भी मैं आयनाइज फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसको तो मैं लिख सकता हूं लेकिन इधर कुछ नहीं लिख सकता। तो पिछले दोनों केसेस में या तो कैटायन कैंसिल हो रहा था या एनायन कैंसिल हो रहा था। यहां पर ना तो नेगेटिव आयन कैंसिल होगा उधर साइड से, ना कोई पॉजिटिव आयन कैंसिल होगा उधर की साइड से, यानी कि इस केस में नेगेटिव आयन का भी हाइड्रोलाइसिस होता है और पॉजिटिव आयन का भी हाइड्रोलाइसिस होता है। इसलिए इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को केटायनो एनायोनिक, केटायन का भी हो रहा है एनायन का भी हो रहा है, केटायनो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। और इसकी नेचर जो होती है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है, क्योंकि वीक बेस और वीक एसिड दोनों इक्वल मोल्स में बने हैं। हालांकि एसिड और बेस दोनों बराबर एसिडिक या बराबर बेसिक हो जरूरी नहीं है, फिर भी ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं और जो पीएच होती है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में लाई करती है। ये स्लाइटली एसिडिक भी हो सकते हैं अगर एसिड स्ट्रांग हो तो, या स्लाइटली बेसिक भी हो सकते हैं अगर बेस एसिड से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो आइए एक एक करके इसके भी KH, H और pH की कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन के थ्रू अगर मैं KH लिखता हूं बेटा तो ये आएगा एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई बाय NH4OH डिवाइडेड बाय, अब एसिटेट भी आएगा और अमोनियम भी आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी आयन कैंसिल नहीं हुआ। फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन। अगर मैं इसका रिलेशनशिप निकालना चाहूं K और KB से, अब थोड़ा सा याद करना, फर्स्ट केस मैंने NH4Cl का करवाया था, वहां बनने वाला था वीक बेस, तो मैंने KH का और KB का रिलेशनशिप निकाला था। अब से जस्ट पहले जो मैंने आपको सोल्ट पढ़ाया उसमें क्या बना था, वीक एसिड, तो मैंने KH और KA का रिलेशनशिप निकाला था। अब यहां पर वीक एसिड भी बन रहा है, वीक बेस भी बन रहा है, तो मेरा जो रिलेशनशिप आएगा KH का वो KA और KB दोनों के साथ आएगा। और अगर दोनों के साथ आएगा तो हम किस तरह से इसकी स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि वीक एसिड इस तरह से एनालाइज होता है, एसिटिक एसिड गिव्स एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयंस। तो अगर मैं यहां से Ka लिखता हूं तो वो आएगा एसिटेट आयन H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड। पर हमें पता है कि यहां तो वीक बेस भी बन रहा है तो मुझे वीक बेस को भी लेना पड़ेगा, NH4OH गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो उस बेस पर वीक बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो आएगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH4OH। अब आप ध्यान दीजिएगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात KW आपने कई बार लिख लिया तो मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये नंबर 1 इक्वेशन थी
इसको नंबर 2 कह देता हूं, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। अब अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से Ka और Kb दोनों को डिवाइड कर दूं, KW अपॉन Ka इंटू Kb, तो क्या होगा बेटे, H पॉजिटिव तो यहां कैंसिल हो जाएगा, OH नेगेटिव यहां कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में ऊपर वाली टर्म तो कैंसिल ही हो गई। तो क्या है आंसर आएगा, एक्सप्रेशन मेरा वही आता है अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये रहा आपका KW की वैल्यू, डिवाइड कर रहा हूं Ka से, तो Ka में आ रहा है CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव और एसिटिक एसिड ऊपर चला गया तो ये आ गया एसिटिक एसिड। ऐसे ही Kb करूंगा तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव और ऊपर क्या आ जाएगा NH4OH। अब आप देख पा रहे हैं बेटा H से H कैंसिल हो गया, OH से OH कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली साइड में क्या आ गया एसिटिक एसिड NH4OH और नीचे क्या आ गया एसिटेट आयन एंड NH4 पॉजिटिव आयन। क्या ये वही एक्सप्रेशन नहीं बन गया जो ये वाला है, एसिटिक एसिड NH4H ऊपर है, एसिटिक एसिड NH4H ऊपर है और एसिटेट आयन और अमोनियम आयन नीचे है, एसिटेट आयन और अमोनियम आयन नीचे है, यानी कि मैं कह सकता हूं KH इज व्हाट KW अपॉन Ka इंटू Kb। तो यहां से मेरा KH का फॉर्मूला आता है KW अपॉन Ka इंटू Kb, K इंटू Kb, इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवीजन के सारे फॉर्मूले कंपेयर करवा दूंगा, तो आपको 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखेंगे तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी किस तरह से फॉर्मूलों को हमने मेमोराइज करना है। ये फॉर्मूले मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर एक बार आपने लर्न कर लिए तो सीधे सीधे पीएच के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ KH भी निकाल के दे दिया आपको, मैंने यहाँ पर स्मॉल h निकालने वाला हूं सेकेंड पॉइंट में। आइए स्मॉल h की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल h, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या यहां पर दोनों आयंस हाइड्रोलाइज नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। फर्स्ट केस में कौन हाइड्रोलाइज हो रहा था? केटायन। सेकंड केस में कौन हो रहा था? एनायन। यहां पर केटायन भी हाइड्रोलाइज होता है और एनायन भी, और हम कन्वीनियंस के लिए दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सेम मान के इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो आइए हम करें, वापस वो इक्वेशन लिख रहा हूं, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड प्लस NH4OH, ये इक्वेशन थी। तो बिल्कुल वैसे ही 1 मोल 1 मोल 0 मोल 0 मोल इक्विलिब्रियम तक आते आते 1 माइनस H, मैं जानबूझ के इक्वल मान रहा हूं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, 1 माइनस H HH। तो जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स इस तरह से हो जाएंगी। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? KH इज व्हाट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो HC का तो स्क्वायर आ गया बेटे ऊपर, और नीचे 1 माइनस HC का भी स्क्वायर आ गया। अब आप जानते हो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। हर बार की तरह 1 माइनस H अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 अगर करता हूं तो KH आ जाएगा H स्क्वायर और H आ जाएगा रूट ऑफ KH। तो अब आप ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने आपको बोला था कि वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि आपने देखा इसकी H के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई है। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, फर्स्ट सोल्ट को जब मैंने हाइड्रोलाइज किया था तो कंसंट्रेशन टर्म स्मॉल h इजिकल टू रूट KH अपॉन C आ रहा था। सेकेंड वाले में भी स्मॉल h इजिकल टू रूट KH अपॉन C आ रहा था। ये पहला सोल्ट है जिसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, यानी कि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन से फ्री है। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन में कितना भी वाटर ऐड कर लो, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको किन सोल्स के लिए लर्न करना है, ऐसे सोल्स जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बनते हैं। तो स्मॉल KH के बराबर हो गया, और अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपको पता है KW अपॉन KA इंटू KB का रूट, इस तरह से मैं इसके H की कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं 5 नंबर, 6 नंबर दे देता हूं। चलिए अब लास्ट कैलकुलेशन ऑफ pH और H पॉजिटिव आयन। अब यहां pH की कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, कारण पहले केस में मुझे फ्री H पॉजिटिव मिल गए थे, तो मैंने H पॉजिटिव इक्वल टू CH करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर दिया।
सेकंड वाले केस में मुझे OH नेगेटिव मिल गए थे, तो मैंने OH नेगेटिव इक्वल टू HC करके और बाद में H प्लस निकालने के लिए KW से उस OH नेगेटिव को डिवाइड किया आज के वीडियो में, और मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली, उससे pH निकाल ली। ना तो यहां फ्री H पॉजिटिव आए हैं और ना ही यहां फ्री OH नेगेटिव आए हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम वीक एसिड या वीक बेस को डिसोसिएट करके थोड़े बहुत जो भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव निकलते हैं उन्हीं की कैलकुलेशन से pH की कैलकुलेशन करते हैं। तो वापस मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूं, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव गिव्स एसिटिक एसिड। ये इक्वेशन मैंने आपको लिखी हुई थी, काफी देर से यूज कर रहा हूं। और अगर मैं केवल वीक एसिड के आयनाइजेशन को कंसीडर करूं तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव के बराबर होगा। मैं लिख दूं इनकी कौन कौन सी कंसंट्रेशन आप यूज कर रहे थे, इनकी आप ये वाली कंसंट्रेशन यूज कर रहे थे। अब अगर मैं कहता हूं Ka तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। मैं एक बार वापस क्लियर कर दूं, इस सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के सॉल्यूशन में कोई फ्री H प्लस या फ्री OH नेगेटिव नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, मैं वीक एसिड या वीक बेस को आयनाइज करके जो भी थोड़े बहुत H पॉजिटिव या OH नेगेटिव निकलने वाले हैं मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूं। कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर आप एसिड से ही क्यों ले रहे हो, आपको बेस को भी आयनाइज कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, उससे भी सेम कैलकुलेशन नहीं होती है। आप घर बैठ के आराम से ट्राई कर लेना, बेस से भी वही का वही फॉर्मूला आएगा जो एसिड से आएगा। बस थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे फ्री H पॉजिटिव डायरेक्ट आ जाते हैं, और बेस अगर आप NH4OH डबल एरो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव करके करते हो तो वहां OH नेगेटिव आते हैं, तो एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा होता है कि मुझे उस OH नेगेटिव को H पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वीक बेस से भी कर सकते हो। खैर अगर मैं इससे करता हूं तो मेरे इक्विलिब्रियम में फिलहाल इनकी कंसंट्रेशन क्या क्या है देखें। Ka एसिटेट आयन, कहां एसिटेट आयन, ये रहा, किसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 माइनस HC। H पॉजिटिव आयन तो मुझे निकालना है। एसिटिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है HC, तो बेटा C से C कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर मैं H पॉजिटिव निकालता हूं तो क्या होगा, वो होगा Ka, ध्यान दीजिएगा, इंटू H अपॉन 1 माइनस H। ये रहा H पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई कर दिया K इंटू H अपॉन 1 माइनस H। आप जानते हो 1 माइनस H को मैं 1 ही करने वाला हूं, तो ये जो H पॉजिटिव आते हैं बेटे ये K इंटू H के बराबर आते हैं। और आप कहो तो यही फॉर्मूला पुट कर दूं, WKW अपॉन KA इंटू KB का स्क्वायर रूट। बस इतना से याद रखना ना, रूट K से रूट K यहां कैंसिल हो जाता है, तो H पॉजिटिव आते हैं KW मल्टीप्लाई में चला जाएगा K ऊपर अपॉन KB। तो यानी कि इसमें H पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है इसमें भी कहीं C का जिक्र नहीं है। और अगर मैं इससे डायरेक्ट pH लिखता हूं, अगर मैं दोनों तरफ माइनस लोग लेके pH करता हूं, आप देख लेना, हर बार मैंने बता दिया स्टेप, तो ये हो जाता है बेटे 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। पहली बार ऐसी pH का फॉर्मूला आया है जिसमें कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है। देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला ऑफ pH ऑफ सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब जरा आप ये बता दो, क्या ये बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH कांस्टेंट रहती है और डाइल्यूट करने पर चेंज नहीं होती, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। तो जरा बताना, इस pH के फॉर्मूले में भी कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो क्या ये pH भी कांस्टेंट नहीं है क्या? और अगर ये pH कांस्टेंट है तो यानी कि याद रखना ये भी एक बफर सॉल्यूशन का काम कर सकता है। तो सिंपल बफर जब आप पढ़ते हैं उसमें वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सोल्ट आते हैं। अमोनियम एसीटेट क्या बफर है? बिल्कुल है, इसको सिंपल बफर हम कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह से इन तीनों सोल्ट्स के हाइड्रोलाइसिस हमने करवा के देखा कि किस तरह से इनकी KH की, इनकी स्मॉल h की और pH की कैलकुलेशन की जाती है। जहां तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट का सवाल है, जैसे NaCl, NaNO3, KNO3, इन सोल्ट्स के अंदर ना तो एनायन कैपेबल होता है H प्लस को पकड़ने के लिए, ना कैटायन कैपेबल होता है OH नेगेटिव आयन को पकड़ने के लिए। यानी कि ऐसे सोल्ट जिनके एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जाता। तो NaCl का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता क्योंकि इसमें Na प्लस एक्सट्रीमली वीक एसिड
और Cl नेगेटिव एक्सट्रीमली वीक बेस माना जाता है। तो ये चारों के चारों आपके सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सबके फॉर्मूलाज की रिवीजन कराऊंगा, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।